वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये आपके फाइनल पेपर नंबर 15 से रिलेटेड है, जो कि आपका ग्रुप थर्ड का पेपर है। और ये इस पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। अभी हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपके स्टडी नोट्स नंबर 2 पे, जिसमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एंड वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ 2.1 मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जिसमें हम प्राइसिंग इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव चॉइसेस एंड प्राइसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटजी, तो इनको हम कर रहे थे अभी। दिस इज माय क्लास नंबर 29, राइट? दिस इज आवर क्लास नंबर 29 ऑन द सब्जेक्ट, राइट? तो ये 29 नंबर कहाँ से आ रहा है? 29 नंबर आ रहा है इस स्टडी नोट को फॉलो करते हुए। तो जो हमने पहले क्लासें डाली हैं वो इस सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। उसमें देयर सम फ्यू क्लासेस आर मिसिंग which has less weightage in examination. So as soon as I find time slot for that, I will upload them. But my approach shall be to provide the material first which has more weightage in your examination. तो अब हम इसके सवाल कर रहे थे। तो अभी मैं कहाँ पे था? इलस्ट्रेशन नंबर 31 पे मैं आ गया था। मैंने 30 तक आपको करा दिए थे, राइट? तो अब ये ऑप्टिमम मिक्स से रिलेटेड फिर सवाल आ गया। तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऑप्टिमम मिक्स में आपको आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, रिसोर्स की लिमिटेशन होगी, और उसको फिर आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ये ऐसे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ नया हो, लेकिन जो जो लोग लगातार देख रहे हैं वो इसको समझ सकते हैं कि ये इस तरह के सवाल हमने कितने कर लिए। पर for each and every question is important to me because I do not know at what level you are standing. क्योंकि this is the one way communication. I'm trying to deliver you what best I can do for you. So what I suggest you to to study in a sequential manner so that to understand the concept in a very depth bits and this length. So right, I'm moving on the illustration number 31 which is रिलेटेड टू ऑप्टिमम मिक्स। तो वही फ्रेमवर्क रहेगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे और ऑप्टिमाइजेशन होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, इस तरह की बातें होंगी, 3-4 बातें। तो मैं पढ़ता हूँ। नोवेल्टीज लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस ऑन ऑप्टिमम मिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द 3 प्रोडक्ट जिनके नाम है सुपर, ब्राइट और फाइन। मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे। जब भी हम ऑप्टिमम मिक्स की बात अगर करेंगे तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे, ठीक है? डाटा फॉर द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, सुपर, ब्राइट और जो ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं सुपर, ब्राइट और फाइन। द डायरेक्ट मटेरियल इज ₹320, ₹240 एंड ₹160 रेस्पेक्टिवली। वेरिएबल ओवरहेड इज ₹16, 40 एंड 24। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट वाइज डाटा इज गिवन है। तो दिस द रेट पर आवर, राइट? दिस द रेट पर आवर, दिस इज द आवर। तो what I'm trying to see, this is the common data, right? This is the common data which is in fact given in the rate. This is nothing but this is something that the labor rate only. So department A and department B. So this column this column belongs to your this product. Similarly, this column belongs to your this product, and this data belongs to your this product, and this is the common data. This is the labor rate which basically they have provided. So what let's move ahead on the this illustration. From the current budget you have further detail as below. तो ये जो डाटा इन्होंने दिया था ये बेसिकली प्रोडक्ट का उन्होंने दिया था, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर का डाटा दिया हुआ था आवर्स में। तो हम इसको रेट में निकाल लेंगे। जैसे हमें अगर इसका निकालना हो तो 6 into 8 48, 8 into 10 80, 8 into 5 40. Similarly 16 into 6, how it will come? 16 into 6, so this comes to 96, and this 16 into 15, this comes to 240, and 16 into 11 comes to 176। तो ये अब सिंपल ये बेसिकली आपको लेबर का डाटा मिल जाएगा। लेबर आवर मतलब लेबर का कॉस्ट आपको एक तरह से मिल जाएगा जो कि वेरिएबल है, और वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट दिए हुए हैं, और ये आपका वेरिएबल मटेरियल की कॉस्ट भी दी हुई है। तो हम इसमें क्या करते हैं ऑप्टिमम मिक्स में कि कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाते हैं।
कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसको फिर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होगा उससे हम उसको एक देखते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड रिसोर्स में किस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो उसके हिसाब से हम वी रैंक देम, वी रैंक द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंगली वी यूटिलाइज द आवर रिसोर्सेज, limited resources particularly in a manner which give us the most profit, right? तो फ्रॉम द करंट बजट यू हैव फर्दर डिटेल। सुपर, ब्राइट और फाइन की जो है एनुअल प्रोडक्शन जो नंबर में इन्होंने किया है बजट के लिए, दिस इज 5,000, 6,000 एंड 10,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 624, 800 एंड 480। फिक्स ओवरहेड इज 16 lakh rupees। सेल डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल सेल इन द कमिंग ईयर। तो दिस इज द सेल साइड, दैट लिमिटेशन अपर साइड पे लगी हुई है, जो मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूँ कि किस तरह से मतलब फ्रेमवर्क बनेगा। चलो मैं पहले पूरा सवाल पढ़ देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। तो सेल जो नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल है 6,000, 8,000 एंड 12,000। तो दिस वन इज द बजटेड एंड दिस द मैक्सिमम पॉसिबल सेल based on the estimation of the marketing department, right? What they are saying, you are also note that there is a consistent supply of the labor in the department A and its manpower can't be increased beyond the present level। अब देखो, अब सवाल आपका पूरा लगभग हो गया कि यहाँ लिमिटेशन अब लेबर आवर की आ गई डिपार्टमेंट ए के, ठीक है, और एक अपर साइड की लिमिटेशन ये आ गई, ठीक है। Suggest the best production and sale mix from the standpoint of the maximum profitability. Prepare statement setting out the profit resulting from the budgeted production and the best alternative suggested by you। तो देखो, अब सवाल को पढ़ने के बाद जो मैंने आपकी इनकी खूबसूरती बताई थी सवाल की, जो आपके ऑप्टिमम मिक्स से रिलेटेड सवाल होते हैं ना, ऑप्टिमम मिक्स से, ऑप्टिमम मिक्स का सवाल किस तरह से फ्रेम हो रहा होगा, उसमें क्या होगा कि आपका एक तो क्या होगा कि आपके पास एक तो मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, मतलब आप एक से ज्यादा चीजें बना रहे होंगे। दूसरा उसमें क्या होगा, रिसोर्स की लिमिटेशन होगी, ठीक है, रिसोर्स का लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन का मतलब इसको की रिसोर्स कहेंगे या जो भी कुछ कह लो आप, की रिसोर्स कह सकते हैं या बोटलनेक रिसोर्स कह सकते हैं, की रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरी तरह से क्या एक लिमिटेशन हो सकती है, अब ये की रिसोर्स क्या हो सकता है, ये लेबर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और तीसरी मार्केटिंग साइड की कुछ कंडीशन हो सकती है, जैसे इसमें दिया है कि दिस इज द मैक्सिमम सेल पॉसिबल, तो दिस इज ऑन द मार्केटिंग साइड की कंडीशन होती है। मार्केटिंग साइड पे जो कंडीशन आती है उसमें क्या होता है, या तो मिनिमम कहेगा कि भाई इतने प्रोडक्ट बनाने ही बनाने, कहेगा कि मान लो जैसे आपके प्रोडक्ट ए बी सी बनाते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल कहेगा कि 1,000 प्रोडक्ट बनाने ही बनाने हैं, हर एक के 1,000 हर एक के बनाने, ए के भी बनाने, बी के बनाने, सी के बनाने। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इस सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक मैक्सिमम साइड पे लिमिटेशन डाल देगा कि भाई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम जो सेल हो सकती है वो जैसे इस सवाल में दिया हुआ है इतनी हो सकती है। और इन सब चीजों को जो कंडीशन है, इन सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो एम होगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम करने का, ठीक है। एम क्या होगा, ये करना है। तो दिस इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप कहते थे ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करती है, वो ऐसे करती है, राइट। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है सवाल का, जो मैं कई बार बता चुका हूं, जो स्टूडेंट पुराने हैं वो जानते हैं, अब वो बार बार बोर हो रहे होंगे कि भाई एक बात बार बार क्यों बताते हो, बट आई बिलीव कि ये बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, उनको शायद मेरे पढ़ाने के ढंग और तरीके से वो नहीं जानते हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो उनको कम से कम समझ में आए। आप जो लोग जानते हैं दे में स्किप दिस पार्ट, तो इट इज अप टू यू, राइट। अब व्हाट वी हैव टू डू, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट सेटिंग आउट द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द बजटेड प्रोडक्शन एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इन फ्रेमवर्कों को हम कैसे करते हैं, जो ये चीज दिया हुआ है स्ट्रक्चर तो सवाल का इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाते हैं, ठीक है।
हम कहाँ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे। तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाके हम क्या करते हैं, हम सेल माइनस वेरिएबल जो प्राइस होता है उसको आप कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसके लिए अलग से हमने ये सब ड्राइव करके बताई हुई हैं ग्राफ्स के साथ मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो पुरानी क्लास में आपको मिल जाएगा। मैं ज्यादा और डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन इससे लेंथ बढ़ जाती है क्लास की। तो अब इस कंट्रीब्यूशन को हम निकालते हैं हर एक प्रोडक्ट का, जो कि आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। और जो ये कंट्रीब्यूशन आता है हर एक प्रोडक्ट का, इसको हम क्या करते हैं, पर लिमिटेड रिसोर्स, पर लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, उससे हम देखते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मान लीजिए ए, बी और सी प्रोडक्ट हैं, फिर हम देखते हैं, मान लीजिए आपका देखते हैं कि पर लिमिटेड रिसोर्स कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, उसको फिर हम रैंक दे देते हैं, ठीक है। और रैंक देने के बाद उसको इन कंडीशनों में फिट करते हुए हम मैक्सिमम अपने कंट्रीब्यूशन को करते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। क्योंकि आप देखें, जो आपका बेसिक इक्वेशन तो यही बताया था मैंने कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब आपके कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स है, ये वाला कॉस्ट तो फिक्स है। अब ये कंट्रीब्यूशन जब बढ़ेगा, ठीक है, जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया। जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मैं आपको इसमें एक चीज कहूं कि ये तो कांस्टेंट है बेसिकली एक तरह का है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है, राइट। तो ये अप्रोच होती है करने की। अब मैं सवाल को आपको तेजी से कराता हूं, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सवाल कर भी लिए हैं, ठीक है, और जो लोग स्टूडेंट नए हैं वो पुरानी क्लासेस देख लेंगे तो उनको काफी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको सवाल लेके चलता हूँ, वही कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन से रैंकिंग करनी है, रैंकिंग के बाद उनको रिसोर्स को अलोकेट करना है और प्रॉफिट को निकाल के दिखाना है। तो ये बेसिक अप्रोच है। अब देखिए, ये देखिए इन्होंने किया है, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ ए डिपार्टमेंट। क्योंकि लिमिटेशन कहाँ थी, लिमिटेशन बी डिपार्टमेंट में नहीं है, लिमिटेशन है केवल ए डिपार्टमेंट में। आप ये देखोगे ना कि ये इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लिमिटेड रिसोर्स है वो केवल ए डिपार्टमेंट का है। ये देखिए आप, ये गौर करने वाली बात है, ये केवल ए डिपार्टमेंट का है, बी का नहीं है। तो ए डिपार्टमेंट का के हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर लेबर आवर ऑफ ए डिपार्टमेंट, राइट। तो अच्छा चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था सेल प्राइस आप सिंपल यहाँ से बोरो कर लेंगे। सेल प्राइस आपने ये दिया हुआ है, तो ये डाटा यू में बेसिकली दिस डाटा गिवन, दिस इज द डाटा गिवन, what you can do, this is the selling price। तो 624, 800 and 480, तो this is coming from here, राइट। अब यू एक्यूमुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि हमें क्या है, कंट्रीब्यूशन अप्रोच के लिए क्या करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, अब ये वेरिएबल कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी डायरेक्ट दी हुई है, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है, 320, 240 एंड 160। तो दिस डाटा कमिंग फ्रॉम हेयर, 320, 240 एंड 160। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है आई बिलीव, यस, वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है पर यूनिट 16, 40 एंड 24। तो दिस इज योर 16, 40 एंड 24। अब आता है आपका लेबर का। लेबर जो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का लेबर है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये रेट दिया हुआ है और ये घंटे दिए हुए हैं। तो ये कितना आएगा, 48, 80 एंड 40 डिपार्टमेंट ए का लेबर कॉस्ट। तो ये कितना आएगा, 48, 80 एंड 40, ठीक है, ये आ गया आपका, राइट। अब बी डिपार्टमेंट का कैसे आएगा, 16 इंटू 6, 16 इंटू 15 एंड 16 इंटू 11। तो ये जब करेंगे तो आपका ये आ गया 96, 240 एंड 176। अब आप इसको वेरिएबल कॉस्ट को आप जोड़ लीजिए, सारी वेरिएबल कॉस्ट को। तो दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वही डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल और लेबर का, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये वाली जो कॉस्ट क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या इसको कहें तो टीवीसी लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब आप इसको जोड़ देंगे इन तीनों को, तो ये आंसर आ जाएगा। और जो आपका कंट्रीब्यूशन है विच इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट के लिए, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मत कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट ही मान लीजिए इसको। आप इसको लिख दीजिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप ये वाला जो है
आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 624 में से 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों का कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। 240, 40 और 80 को जोड़ेंगे तो 240 आएगा, और 600 आपकी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी, इसमें से घटाएंगे तो 200 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो या तो आप कर लेंगे। अब ये जो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर इन डिपार्टमेंट ए, तो ये क्यों किया? अब देखो यही तो बात ठीक है, जो भी आपका लिमिटेड रिसोर्स है, बी के डिपार्टमेंट लेबर आवर तो ऐसी कोई लिमिटेशन दी नहीं हुई है, ए में दी हुई है। तो आप निकालेंगे पर घंटे, कितने घंटे लगते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे आपके घंटे जो लग रहे हैं यहाँ दिए हुए हैं 6, 10 और 5 लग रहे हैं, तो 6, 10 और 5 पे आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 से 144 डिवाइडेड बाई 6, 144 डिवाइडेड बाई 6, तो दिस कम्स टू 24। ठीक है, जब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये कैसे आ रहा है आपका जो कंट्रीब्यूशन है, इसको आप कर दीजिए। एक बार मैं देख लूं पहले कितने कितने थे घंटे। ये घंटे थे आपके 6, 10 एंड 5, राइट। तो आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, 10 एंड 5। तो यू डिवाइडेड दिस 144 6 divided by 10 and divided by 5, तो you will get the contribution per labor hour in department A। तो आपको ये मिल जाएगा 24, 24, 16 and 24, 20 and 16। तो अकॉर्डिंगली यू मे रैंक इट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इसका प्रोडक्ट का ज्यादा है, सुपर वाले का, ब्राइट का और कम है, और फाइन का और कम है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो आपने निकाल दिया। अब आप अपने रिसोर्स को, जो आपके अवेलेबल रिसोर्स हैं, उनको आप स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी का। तो आपने जो बजट बनाया है, पहले आप ये कह रहा है ना कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सजेस्ट द बेस्ट प्रोडक्शन मिक्स एंड सेल मिक्स फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, prepare the statement setting out the profit resulting from the budgeted production and the best alternative suggested by you। तो ये जो budgeted production है, budgeted production तो आपका ये है, ये budgeted है, तो इस पे आप प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी बजटेड निकाला हुआ उन्होंने, करंट बजट पे निकाला हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ यूनिट 5000, 6000, 10000 है, तो ये आपकी दी हुई है 5000, 6000, 10000 है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो ये तो निकाला है हमने रैंकिंग के लिए, केवल ये निकाला है रैंकिंग के लिए। ये हम निकालेंगे किसके लिए, ये हम निकालेंगे आपके जब हम आपका रियल में एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये आपने यहाँ ले आए, ठीक है, तो आप ये इसको यहाँ ले आए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन को। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आ जाएंगे। और आप अगर इन सब को जोड़ेंगे, ये वाले आप जोड़ दीजिए तीनों चीजें, तो आपको ये टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को निकाल दीजिए जो कि 16 लाख दी हुई थी, तो इससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये इक्वेशन आपको मैं दोबारा बता देता हूं। जब आप कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या रह जाता है इस साइड में, फिक्स कॉस्ट पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये 11,20,000 का प्रॉफिट आपको बनता है करंट बजटेड प्रोडक्शन पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें जो आपके अब ये कह रहा है कि आप क्या सजेस्ट करोगे। भाई मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि अगर मैक्सिमम सेल ये है तो मैं सबसे पहले किसको बनाऊं, सबसे पहले भाई मैं रैंक 1 वाले प्रोडक्ट को बनाऊंगा। मैक्सिमम जितना बना सकता हूँ मैं, मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ, 6000 बना सकता हूँ। अभी कितना बना रहा हूँ, 5000। अच्छा, फिर मैं रैंक 2 पे जाऊंगा, तो रैंक 2 पे अभी हम 6000 बना रहे हैं, 8000 बना सकते हैं। सिमिलरली रैंक 3 वाले प्रोडक्ट फाइन पे 10,000 बना रहे हैं, 12,000 बना सकते हैं। लेकिन इनमें लेबर आवर जो है ना ए डिपार्टमेंट का, वो मुझे दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले मैं लेबर आवर इसको एलोकेट करूंगा, बचे हुए इसको करूंगा, और बचे हुए इसको करूंगा। तो सबसे पहले जो लेबर आवर है वो कितने हैं, ये कहीं दिए हैं, ये तो कहीं दिए नहीं है डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर। तो मैं लेकिन निकाल पाऊंगा, क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन पे जो आपके लेबर आवर लग रहे हैं, देखो 6, 10 और 5 लग रहे हैं आपके बजटेड प्रोडक्शन पे, तो इतने लेबर आवर आपके पास होंगे जो क्रिटिकल हैं। तो 6 इंटू 5,000 प्लस 10 इंटू 6,000 एंड 5 इंटू 10,000, इतने अवेलेबल लेबर आवर हैं। तो ये लेबर आवर कितने अवेलेबल हैं आपके पास, ये रहे डिपार्टमेंट ए वाले लेबर आवर ये हैं। ये कैसे आए, 6 इंटू 5,000, 10 इंटू 6,000 एंड 5 इंटू 10,000, तो दिस कम्स टू 1,40,000। ये कैसे आ रहे हैं मैं आपको
वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बजटेड प्रोडक्शन पे 6 लेबर आवर लगते हैं सुपर को बनाने में, ठीक है। सुपर को बनाने में 6 एक यूनिट को, और आपके ब्राइट को बनाने में 10, और फाइन को बनाने में 5 लगते हैं। तो बजटेड जो आपका प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन कितना है आपका, ये बजटेड प्रोडक्शन 5000, 6000, 10000। तो जब आप इनको गुणा कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5000, 6000 और 10000, ठीक है। तो आपको नहीं पता चल जाएंगे, और इनको जोड़ दीजिए तो ये आपके लेबर आवर हो जाएंगे जो कि अवेलेबल हैं अभी आपके पास। अब जो आपके 1,40,000 ये लेबर आवर अवेलेबल आ रहे हैं, इनको मैं रैंकिंग के हिसाब से और एलोकेट करूंगा, और जो मेरी ये अपर साइड में लिमिट लगी हुई है, क्योंकि मैं 6000 से ज्यादा तो बना भी नहीं सकता। तो सबसे पहले मेरे पास घंटे कितने अवेलेबल हैं, मेरे पास घंटे अवेलेबल हैं 1,40,000। आप यहाँ आ जाइए, देखिए मेरे पास घंटे कितने अवेलेबल हैं, 1,40,000। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, 6,000 क्या बनाऊंगा, 6,000 में सुपर वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो जब मैं 6,000 बनाऊंगा, एक प्रोडक्ट में 6 घंटे लगते हैं, तो 36,000 घंटे लग जाएंगे मेरे। तो बचेंगे कितने, 1,40,000। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं ये ब्राइट की जो है कितनी डिमांड मैक्सिमम है, 8,000। तो 8,000 में आपका एक यूनिट में 10 घंटे लगते हैं, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 80,000, ठीक है। तो आपके पास 1,04,000 है और 80,000 लग जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 24,000। अब 24,000 में रिमेनिंग यूनिट इसकी कितनी बन सकती हैं, एक यूनिट में लगते हैं 5 घंटे, तो 24,000 घंटे हैं हमारे पास, 5 घंटे पर यूनिट लगती है, तो कितनी यूनिट बना पाऊंगा, 4800 यूनिट बना पाऊंगा, यानी कि 4,800। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि प्लीज स्पीक नंबर इन इंग्लिश, तो मैं वो गौर कर रहा हूँ, पर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा इस बात का। तो इफ I will try to speak all numerals in English and some of the sentence so that student can understand in better way. तो इस कंपोजिशन पे I suggest this के 6,000 में आपको ये बनाऊं सुपर वाले प्रोडक्ट, 8,000 किसके बनाए, ब्राइट वाले, और रिमेनिंग जो 4800 है, भाई इसकी डिमांड तो एक्चुअली कितनी हो सकती है, डिमांड तो इसकी अवेलेबल है 12,000, पर हमारे पास घंटे ही अवेलेबल नहीं है, हम तो इनको यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब इससे मैं आपका वो निकाल दूंगा, कितना निकाल दूंगा, अब मुझे निकालना है इसका प्रॉफिट है, ये तो मैंने एलोकेशन तो कर दिया। तो प्रिपेयर सेटिंग आउट द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द बजटेड प्रोडक्शन एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो पहले बजटेड वाला तो हमने निकाल दिया, ये वाला बजटेड वाला तो हम निकाल चुके, जो हमने किया था उसमें प्रॉफिट आ रहा था। अब हम बेस्ट अल्टरनेटिव वो है जो हम इसको रिसोर्स को अलोकेट करके निकाल रहे हैं। तो इसमें बस सिंपल है, तो कि जो आपने ये यूनिट डिसाइड कर ली है, 6,000, 8,000 और 4800, मतलब 6,000, 8,000 एंड दिस 4,800। तो अब इतनी आप यूनिट बनाएंगे, आपके हिसाब से ये मतलब आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दिया हुआ है 144 280, so that you can easily just calculate total contribution. This is nothing but this multiplication of this, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा, इससे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट में आपका कोई चेंज हो नहीं रहा, तो ये आपका 1,24,000 सॉरी 12,48,000 प्रॉफिट आ गया। पहले आपका प्रॉफिट कितना आ रहा था सर, पहले आपका प्रॉफिट आ रहा था 11,20,000। तो प्रॉफिट बढ़ गया क्या, बिल्कुल बढ़ गया, 11,20,000 आ रहा था पहले, और अभी कितना आ रहा है, 12,48,000। तो आपका प्रॉफिट बन गया, बढ़ गया, ठीक है। तो यही मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है कि वो बताता है कि रिसोर्स को कैसे यूज करें, ठीक है। तो अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 32 जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड है। आई बिलीव ये ऊपर वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू है तो आप मुझे कमेंटिंग के जरिए बता सकते हैं। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 32 ले रहा हूँ। आज मैं कोशिश करूंगा आपके ज्यादा इलस्ट्रेशन कवर करने की, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग से है। ये एमजीएल का मतलब है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इसके लिए मुझे आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और मार्जिन कॉस्टिंग क्या होती है। वैसे तो आप जानते हैं, इंटरमीडिएट पास करके आए हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बेसिक अगर आप फर्क समझ लेना, आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है और आपका मार्जिनल जो है, बेसिक फर्क मैं आपको बता दूंगा जो सवाल में आपको पूछता है बार बार, और आपको वो अगर आप समझ गए कि वो क्यों
कहाँ कहाँ किस तरह से कॉस्टिंग में दिक्कत आती है, तो मतलब क्यों फर्क आता है, तो आप आसानी से सवाल कर ले जाएंगे और आप छोटे सवाल जो आते हैं ना वो भी कर ले जाएंगे, थ्योरी भी लिख ले जाएंगे। तो बेसिक चीज समझिए, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट होती है उसके ट्रीटमेंट का फर्क है दोनों में, फिक्स कॉस्ट के ट्रीटमेंट का फर्क है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, मैं आपको 10 डिफरेंस गिना दूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पॉइंट से केवल फिक्स कॉस्ट के ट्रीटमेंट का फर्क है। क्या फर्क है सर? फर्क ये है कि इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये जो फिक्स कॉस्ट को मानता है वो यूनिट में एब्जॉर्ब कराता है, इसको यूनिट में एब्जॉर्ब कराता है इसको, कॉस्ट को, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को किस में कराता है? जो आपके यूनिट प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसमें कराता है। अच्छा, या बजटेड के हिसाब से कराएगा और उसके बाद अंडर एब्जॉर्ब जो रह जाएंगे उनको फिर आगे से या ओवर एब्जॉर्ब जो हो जाएंगे उसके हिसाब से करेगा, तो जो यूनिट में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, और ये क्या करता है, ये इसको क्या करता है, ये पीरियड की कॉस्ट मान लेता है। ये किसकी कॉस्ट मानता है? पीरियड की कॉस्ट मानता है। मतलब ये कहता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है, और ये कहाँ, ये फुल कॉस्टिंग के नाम से भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, और इसका बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होती बेसिकली। लेकिन ये फिर कहोगे है क्यों? क्योंकि आपके जो गैप हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और दूसरी चीजें इसको करने के लिए कहती हैं, इसका भी अपना महत्व है। हम जो कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स के हिसाब से ये टेक्निक्स डिसीजन मेकिंग में काम आती है, तो ये पीरियड में एब्जॉर्ब कराती है। अब दिक्कत क्या होती है, वो आपसे कहेगा कि दोनों में आप करके दिखाओ, तो दोनों में करके दिखाने में मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में कोई फर्क नहीं है, मतलब ये भी नील है ये भी नील है, तो ये दोनों आपकी एक ही प्रॉफिट दिखाएंगी, दोनों आपके एक ही प्रॉफिट दिखाएंगी। लेकिन अगर ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं तो आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अगर आ रहे हैं तो आपका ये दोनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या होगा, जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ठीक है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कुछ कैश कॉस्ट कैरी करेगा, फिक्स कॉस्ट को वो कैरी करेगा क्लोजिंग वाला, और वो अगले पीरियड में चला जाएगा, ठीक है। वो कहां चला जाएगा? अगले पीरियड में चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इसकी वजह से फर्क आता है कि ये जो कॉस्ट को कैरी करके ले जाता है दूसरे पीरियड में, क्लोजिंग वाला अगले का ओपनिंग बन जाएगा, तो इस वजह से फर्क आ जाता है। तो इस चक्कर में आप अगर देखोगे, मैं आपको यहाँ दर्शन करा दूं इस सवाल के, तो उसमें यही होगा कि आपके जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के फर्क होंगे ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में, और यहाँ देखिए ये प्रॉफिट आपका क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली क्या है, ये यहाँ से कॉस्ट उठा के आगे ले जाएगा, ये जो है, ये क्यों आ रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है इसमें, आपका ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका इसमें, इस सवाल में। तो मैं आपकी अपनी बात समझाना चाहता हूँ कि आपका ये प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन उठा के इधर ले गया, इस साइड ले गया, मतलब अगले पीरियड में ले जाएगा, है। तो इस केस में क्या होगा कि जब चूंकि फिक्स कॉस्ट यहाँ एब्जॉर्ब, और मार्जिनल कॉस्टिंग वो क्या करता है, वो पूरी पीरियड में करता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में चूंकि कॉस्ट आगे जा नहीं रही, यही पीरियड में मानी जाए, तो इससे प्रॉफिट डेंट हो जाता है, कम हो जाता है, ये ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ठीक है। अगर आपकी ओपनिंग क्लोजिंग में कोई फर्क नहीं है, मतलब आपका 0-0 है ओपनिंग क्लोजिंग, तो फिर कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के प्रॉफिट सेम होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताना था जो कि मुझे महत्वपूर्ण लग रहा था। अब मैं आपको सवाल करा देता हूँ। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर ओनली वन प्रोडक्ट, ये एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई 1986 से रिलेटेड ये आपका सवाल है, उस टाइम किसी ने बनाया होगा, तो शायद आपके जन्म के आसपास या उसके रहा होगा ये। चलो, तो बजटेड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इनका दिया हुआ है, बजटेड कॉस्ट एंड, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिकली अप्रैल और मई का,
ठीक है। 1986 इतना रिलेवेंट नहीं है, ये छोड़ दो, मैं वैसे ही थोड़ा बोल गया, मैं बोलना नहीं चाहिए, वैसे ही बोल गया। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए और 2 रुपए 20 पैसे, मतलब 2 रुपीज एंड 2 रुपी 20 पैसे। टोटल फिक्स मैन्युफैक्चर कॉस्ट, total fixed manufacturing cost based on the budgeted sale of per month। तो ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, इन्होंने 25,000 का बजट बनाया है, उस पे इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 है अप्रैल में और 44,000 है मई में। टोटल फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन द बजटेड सेल ऑफ ऑफ यूनिट 25,000 पर मंथ। तो टोटल मार्केटिंग की जो फिक्स कॉस्ट है बेस्ड ऑन 25,000 यूनिट 14,000 और 15,400 है। सेलिंग प्राइस जो यूनिट का है 5 रुपए है, 5 रुपीज है, और मई में ये 5 रुपए 50 पैसे है। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल अचीव जो है वो 24,000 प्रोडक्शन हुआ है, और सेल जो हुई है 21,000 और 26,500 हुई है। तो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। करना क्या है सर? करना है देयर वाज नो, अच्छा और डाटा ही है, अभी करना कुछ नहीं है। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 86। देयर वाज नो वेस्टेज और लॉस ऑफ द फिनिश गुड ड्यूरिंग ईदर इन अप्रैल और मई। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड करस्पॉन्डेंट टू डोज बजट ऑफ ईच आइटम, ठीक है, ईच मंथ सॉरी रिक्वायर्ड। अब करना क्या है? कैलकुलेट द रिलेटिव इफेक्ट ऑन द मंथली ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। तो ये सवाल हमने पहले भी किया है इस तरह के। वैसे तो अगर आपने वो जो चीजें मैंने पहले बताई थी वो समझ ली है, तो ये अब कुछ खेल कुछ भी नहीं है इसमें सवाल में। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कराएंगे फिक्स कॉस्ट को यूनिट्स के अंदर, ठीक है। और मैं आपको अगर इन दोनों के प्रॉफिट को बताना चाहूंगी, 9,000, ये 9,000 जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट आ रहा है 13,800, तो मतलब 4,800 का फर्क कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपको झट से बता सकता हूँ देख के इस सवाल को, पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सवाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को लेकर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट में एब्जॉर्ब कराएगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है, राइट। तो अब देखिए, तो इन्होंने कैसे किया, देखिए अप्रैल और मई का है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, 24,000 ये आपकी यूनिट प्रोड्यूस हुई है, और 2 रुपए आपका ये अप्रैल का कॉस्ट है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48,000 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2.20 को आप 24,000 से गुणा करेंगे, मतलब 2.20 इंटू 24,000, तो यू विल गेट योर कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ₹52,800। अच्छा, ये तो आपकी वेरिएबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कॉस्ट होगी। और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कितनी होगी? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आपकी, देखिए आपने जो कॉस्ट बनाई थी 40,000 फिक्स है आपकी। अब आपने जो बजट बनाया था वो बजट बनाया था 25,000 का, लेकिन बनी 24,000 है, ठीक है। आपने भाई बजट के हिसाब से इसको एब्जॉर्ब कराएंगे ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, रेट रिकवरी का रेट क्या रखते हैं, रिकवरी का रेट कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट पास करके आए। रिकवरी का रेट जो होता है कि आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है और आपका जो बजटेड प्रोडक्शन है, ठीक है, या जो आपकी क्या बोलते हैं, हाँ बजटेड प्रोडक्शन ही बोलो, BGETD, बजटेड प्रोडक्शन जो आपका है उसके हिसाब से एक रेट आया था, उसको आप निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ये क्यों आ रहा है 40,000, तो आपकी ये कॉस्ट है, ये आपने 25,000 यूनिट के लिए दी थी। तो ये तो बेसिकली मैं कहूँ ना शॉर्ट में, तो ये जो दिखा है ये आपका रेट हो गया एक तरह से, इतना तो रेट हो गया। ये रेट से आपको एब्जॉर्ब कराना है फिक्स ओवरहेड को। लेकिन आपकी जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की सर वो 24,000 की, तो इसलिए 24,000 यूनिट्स में या 24,000 यूनिट में आपको कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करानी थी, इतनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करानी थी। तो जब इसको करेंगे, ये तो आपका जस्ट एक रेट आया कि आपका ओरिजिनली रेट क्या था बजटेड के हिसाब से, भाई 40,000 आपके फिक्स
ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड थे या फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, और आपने जो था 25,000 यूनिट के लिए डिजाइन की थी, मतलब बजट बनाया था, तो ये तो आपका रेट हो गया। और आपने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया है, 24,000 किया है, तो उसमें कितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी चाहिए, ये आपका 38,400 आएगा। तो दिस इज द रेट एंड यू मल्टीप्लाई विद 24,000, तो दिस इज द रेट पर यूनिट। सिमिलरली 44,000, और ये भी 25,000 के लिए प्लान किया था आपने, लेकिन प्रोडक्शन कितना किया, 24,000, तो कितना आपको बेसिकली एब्जॉर्ब हुआ होगा, 42,240, यानी कि 42 टू 40, राइट। तो इससे आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, विच इज नथिंग बट अ सम ऑफ दीज टू, दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, इन दोनों को आप कर दीजिए क्या, प्लस कर दीजिए इनको, तो जब आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट दिस। अच्छा, एक बेसिक चीज तो आप जानते ही होंगे कि जो आप ये कॉस्ट ऑफ वो निकालते हैं, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होता है। तो ये भी आप आई बिलीव इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसमें जो आपका ये ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ है ही नहीं है, 86 के अप्रैल में तो कोई भी ओपनिंग स्टॉक है नहीं है, तो ये दोनों का सम यही आ जाएगा, ये जीरो है बेसिकली आपका। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना करूं मैं, ये कितना करूं मैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि देखो आपने क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचेगा, ये आपने बचाई थी, बनाई थी 24,000 और आपकी बिकी 21,000, ठीक है जी। तो आपका ये 3,000, ये 3,000 यूनिट जो है आपकी आगे जाएंगी, मतलब ये क्लोज रह जाएंगी मतलब आपके पास, और ये फिर आगे ओपनिंग में चली जाएंगी इसकी। तो ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे आएगी, इसकी किस कॉस्ट पे इसको कैरी करेंगे, तो देखो आपकी जो है ये टोटल जो आपका ये आपका बन रहा था 86,400 इंटू 3/24, क्या आ रहा है ये 3/24 कहाँ से ला रहा है, बेसिकली ये है 3,000 डिवाइडेड बाई 24,000। ये बेसिकली क्योंकि आप 3,000 यूनिट आगे ले जा रहे हैं, आपका जो प्रोडक्शन हुआ था, आपका जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 24,000, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ था 24,000, और सेल कितनी हुई 21,000, तो कितनी यूनिट बची 3,000, ठीक है, टोटल 24,000 थी। तो इसको ये इन्होंने काट के इसको 3/24 कर दिया या 3/24 कर दिया, तो ये आपकी 10,800 जो है, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक इस पे रहेगा, इस पे मतलब इसकी ये रहेगी। तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई जब आप इसको माइनस करेंगे। अच्छा, एक आपकी अंडर रिकवरी हुई होगी। अब अंडर रिकवरी कैसे हुई होगी भाई, अंडर रिकवरी इसलिए हुई होगी आपकी कि आपकी जो ये आपकी कॉस्ट आई है 38,400, ठीक है, और आपने बजट कितनी की थी, बजट की थी आपने 40,000, तो आपका रिकवरी रेट ज्यादा होना चाहिए था, कम हो गया, तो अंडर रिकवर हुए, तो ये आपकी अंडर रिकवरी होगी 1600। ये आपके समझ रहे मेरी बात की नहीं, कि आपको बेसिकली आपकी कॉस्ट तो लगी 40,000 और आपने 38,000 ही एब्जॉर्ब की पुराने फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि आपने जो रेट निकाला था वो निकाला था बजट के हिसाब से, तो इससे आपकी 1600 यूनिट आपकी आ गई। अच्छा, तो इन सबको आप जब ये सम करेंगे इसको, तो आपका आएगा 77,200, इन सबको जोड़ दीजिए जो आपका ये 75,000 में 1600। इसके बाद आपकी मार्केटिंग कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है 14,000, सवाल में दी हुई है ये, तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और आपकी सेल्स जो है वो दी हुई है कि आपके 21,000 यहाँ सेल हुई है, और आपका रेट क्या है वो मुझे पता नहीं, ये रेट होगा 10/5, सेल प्राइस होगा इसका 50 रुपए, ठीक है, देख लेता हूँ मैं ऊपर, तो सेल प्राइस इसका 50 रुपए होगा मेरे हिसाब से, सेल प्राइस 5 रुपए, सॉरी नॉट 50, 5 रुपए है, तो 5 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी 21,000 से आप गुणा करेंगे जब 5,000 की, 21,000 इंटू 5, तो ये कहाँ से आ रहा है आपका, ये सेल आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, सेल आ रहा है 21,000 इंटू 5, तो ये आ रहा है आपका सेल अमाउंट। तो इस तरह से ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपका सेल है, तो जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात हो गई पूरी।
लेकिन अब मैं आपको ये कॉलम नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा नीचे कि ये वाले के रेस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है। भाई ये तो आपने, अब मैं ये वाला जो पार्ट है ना आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का, इसका मैं इस पीरियड का समझा रहा हूँ आपको। तो देखो सेल्स तो आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको निकालनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, भाई इस केस में तो आप कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन अप्रोच में क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट को एक जगह इकट्ठा करना होता है, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग तो उसमें से करेंगे और फिक्स कॉस्ट को इसमें से घटाएंगे, उस तरह से आप करके प्रॉफिट निकालेंगे। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें वेरिएंस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो तो देखो ये सेल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेल तो आपको पता है, आपने ये अभी मैंने बताया है कि 21,000 इंटू 5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ चलो आपकी सुविधा के लिए, दिस इज नथिंग बट द 21,000 इंटू 5, ठीक है। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट ही आ रही है 24,000 इंटू 2, कि 2 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट से सीधी सीधी दी हुई, तो इससे आपकी आ गई 48,000। ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं है, ठीक है, तो ये 48,000 होगी, माइनस क्लोजिंग ये क्यों आ रही है, क्लोजिंग आपका इसलिए आ रही है कि 24,000 माइनस 21,000 इंटू 2, तो ये 6,000 आ गई। तो इससे आपने ये आपने निकाल दिया कि आपकी ये जो आएगी 42,000। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर करेंगे आप, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपका दिस कम्स टू कंट्रीब्यूशन एंड यू हैव 54,000 एज ए फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इसकी कहाँ दी हुई है, वो तो ऊपर दी हुई थी पूरी, जो 44,000 और कितनी थी वो 44,000 और जो दी हुई थी कितनी थी इसके लिए 40 नहीं 40,000 एंड दिस इज दिस 14,000, तो 54,000 आ गई ना। तो ये 54,000, तो इससे आपका प्रॉफिट आ गया 9,000। अब एग्जैक्टली ये फर्क क्यों आ रहा है, ये वाला 13,000 और ये, क्योंकि ये पूरी कॉस्ट को एब्जॉर्व करा है पीरियड में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है कॉस्ट कैरी करके ले जाता है आगे, फिक्स कॉस्ट को जो आपकी है ये कैरी करके ले जाता है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे कैरी उधर जा रही है, मतलब यहाँ फिक्स कॉस्ट जो है आप कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब यहाँ पीरियड के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पूरी हो जा रही है, और यहाँ पे यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं तो ये यूनिट आगे चली गई है किसमें, ये यूनिट किसमें चली गई है आपकी, ये यूनिट चली गई है अगले पीरियड में, तो उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो कैसे हो जाएगी मैं आपको बता, तो ये जो आपकी 3,000 यूनिट है, 3,000 जो यूनिट है जो ये आगे कैरी होके जा रही हैं, ये इधर जा रही हैं आपकी, ये ओपनिंग स्टॉक में आई है ये, ठीक है, जो जो यहाँ से लेके आ रही हैं, इनकी फिक्स कॉस्ट का फर्क कैसे निकालेंगे। देखो ये 38,400 इंटू 3, ठीक है, 34 डिवाइडेड बाई 24, आप इसको करिए, क्योंकि आपकी जो ये फिक्स कॉस्ट है इसकी वजह से वो वहां फर्क आ रहा है, ठीक है। ये तो आप टोटल कॉस्ट, ये तो ये जो है ये यहाँ जो जा रही है ना, ये वेरिएबल भी जा रही है उधर और फिक्स भी जा रही है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं केवल इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, तो केवल फिक्स कॉस्ट का फर्क आ रहा है, वो पीरियड में एब्जॉर्ब करता है, वेरिएबल तो वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये फिक्स यूनिट के हिसाब से कर रहा है, वो पीरियड के हिसाब से कर रहा है, तो पीरियड के डिफरेंस ही तो जा रहा है ना उधर भाई। बाकी तो ये वेरिएबल वाला तो इसने भी किया उसने भी किया मार्जिनल वाले में। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आता है, दिस कम्स टू 38,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24, तो दिस कम्स टू 48,400। तो ये 4800 का आपकी यहाँ जो है फिक्स कॉस्ट कम एब्जॉर्ब होगी, है ना, मतलब उसके कंपैरिजन में मार्जिनल के, भाई पीरियड के हिसाब से जो मार्जिनल वाला ये करेगा पीरियड के हिसाब से करेगा, तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, ये आपका प्लस होगा 4800 जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्टिंग, इन कंपैरिजन टू मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो इसमें से अगर आप माइनस 48 करेंगे ना 4800, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप निकाल के देख लीजिए 13
800 minus 4800, तो दिस कम्स टू 9000। तो आप मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट देखिए कितना है, 9000 आ रहा होगा, ये देखिए इसलिए आ रहा है 9000। अच्छा, अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो अगले कॉलम में अब कुछ नहीं बचा है। अगला कॉलम मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मई के पीरियड से रिलेटेड है। इसमें ये आपका ये सिंपल आप जानते हैं कि आपकी ये दिस 24,000 इंटू 2.2 होगी ये। दिस इज, मैं आपको इसको तेजी से करता हूँ क्योंकि आज कुछ और सवाल भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ये आपका जो है 2.2 इंटू 24,000 है, ठीक है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो ये आपकी दी हुई है 44,000, 44,000 25,000 यूनिट के लिए, लेकिन बनाई आपने 24,000 यूनिट है। 44,000 cost for this fixed manufacturing cost was planned for या budgeted for 25,000 unit, but you have this is again a rate and you have in fact manufactured 24,000 units. So this is the your cost of this fixed manufacturing cost. You sum these two, तो this comes to total cost, और प्लस आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ से कैरी करके आ रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट को भी करके लेके आ रहा है और फिक्स को भी कॉस्ट करके लेके आ रहा है इन 3,000 यूनिट की, ठीक है। ये 3,000 यूनिट की फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आ गई है। और मार्जिन में इसका फर्क ये 10,000 क्यों नहीं आया है, 4800 क्यों है, 4800 इसलिए आया कि वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ भी है वहां भी है, फर्क है केवल फिक्स कॉस्ट का। तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो उसका फर्क 4800 है और बाकी आपका 6,000 वेरिएबल कॉस्ट है। 3,000 भाई इसके कंपोनेंट क्या है, ये 3,000 यूनिट जो हैं जो यहाँ से आई हैं, इसमें कॉस्ट क्या है, 2 रुपए तो ये वेरिएबल लग रही है, तो ये कितनी 6,000 है। और बाकी इसमें फिक्स कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट कितनी है 4800 जो हमने निकाली थी, तो ये दोनों आ रही हैं, तो ये कितना हो गया 10,800, ठीक है। तो ये उठ के यहाँ जा रही है, तो इससे आपका टोटल हो गया ये, इन दोनों इसको और इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें आप माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक कैसे है कि आपकी जो यूनिट है वो बच गई हैं, ये कैसे निकालेंगे बताओ निकाल के। ये आपकी 5 नहीं है, 0.5 होगा बेसिकली, ये 0.5 होगा, 500 यूनिट आपकी बच गई हैं वहां पे। तो ये दिस इज द 0.5, ये मिस्टेक है, अगर आप 0.5 से करेंगे तभी 1980 आएगा ये, राइट। तो ये कितनी यूनिट है, 500 यूनिट्स हैं, तो बची हैं। कैसे बची हैं देख लो, मैं बताता हूँ कि आपका देखिए 3,000 यूनिट यहाँ से आ रही थी, 3,000 प्लस 24,000 आपने मैन्युफैक्चर कर ली तो 27,000, और सेल्स हुई हैं 26,500, तो 500 यूनिट इट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपकी 5,000 यूनिट पड़ी रहेंगी। इनकी वैल्यूएशन कैसे होगी, इनकी वैल्यूएशन होगी आपकी जो आपकी ये फिक्स कॉस्ट, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फिक्स और वेरिएबल, इसमें 0.5, ये आपकी 0.5 से जब ये गुणा करेंगे, 0.5 का मतलब क्या है यहाँ, ये 500 यूनिट है, ठीक है, ये 500 यूनिट है। या इसको आप ऐसे लिख दीजिए अगर आपको और दिक्कत है समझने में तो 9540 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 24,000, ठीक है। तो ये कॉस्ट फिर अगले पीरियड में जाएगी, लेकिन हमें उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब आपकी अंडर रिकवरी जो आपके बजटेड हैं प्लस आपके जो खर्च हुए हैं, ठीक है, उन दोनों में कोई फर्क है तो अंडर रिकवरी इसमें जोड़ दो, और इससे आपका ये हो गया। और मार्केटिंग कॉस्ट आपकी डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट आपकी डायरेक्ट दी है, तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल सेल आप निकाल सकते हैं, टोटल सेल आपकी हो गई 26,500 इंटू 2.2, ठीक है, 26,500 इंटू 2.2, तो कितनी आ गई 58, एक मिनट, तो ये कितनी, ये वाली आपकी क्या सेल कैसे आ गई 26,500 इंटू 5.5, ठीक है, 26,500 इंटू 5.5, तो दिस इज 26,500 इंटू 5.5, 26,500 इंटू 5.5, तो दिस इज 14 this 1,45,750 एंड दिस इज आप इसमें से जब ये अपनी टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली आप ये काम आगे मार्जिनल भी कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका वही है, सेल आपकी आ गई है, वेरिएबल आपकी जो कॉस्ट है जो कि आपने की है तो वो आपकी आ जाएगी
ये आपका हो गया 24,000 इंटू 2.2। ये वाला जो आपका है ये क्या है, 24,000 इंटू 2.2। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक आपका 6,000 कहाँ से आ रहा था, वेरिएबल कॉस्ट का, वहां से आ रहा था पीछे वाला जो मैंने बताया था ना, 3,000 यूनिट आपकी बची हुई हैं जो रह जाती हैं। भाई आपका अप्रैल में क्या हुआ था, आपने मैन्युफैक्चरिंग की थी 24,000 और सेल हुई थी 21,000, तो इन दोनों का जो फर्क था वो 3,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ये है। तो इससे आपकी ये पता चल गया आपको, इससे आपका ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका जो 6,000, ये 1,100 किसका कॉस्ट आ रहा है, 500 यूनिट का, 500 इंटू 2.2, तो ये इतना आ गया। इससे आपका ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में आप फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे, पूरी फिक्स कॉस्ट जो भी है आपकी वो डायरेक्ट दी हुई है, तो इससे आपका ये प्रॉफिट ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको, इन दोनों प्रॉफिट को आप अगर वो करना चाहें, क्या करना चाहें, रिकंसाइल, वो मैं करके दिखा दूं, बिल्कुल करके दिखा देता हूं। चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो देखो ये क्या हो रहा था, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये हो ये रहा था, पहले जो हमने बनाया था कि आपका मान लीजिए ये अप्रैल था और ये था अप्रैल था और ये था आपका ये वाला मान लो मई था, ठीक है, मई था, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था ये तो मैंने समझा दिया था। अब यहां से जो उठ के आ रही थी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो उठ के आ रही थी इधर से, वो आ रही थी 4,800 रुपए, जो मैंने निकाल के बताई थी, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ की क्लोजिंग की थी, ओके। और अब यहाँ भी एक क्लोजिंग बच गया, कितना, 500 यूनिट का, ठीक है। यहाँ कितना क्लोजिंग बन गया, 500 यूनिट का बच गया। तो इसकी कॉस्ट कहीं अगले पीरियड में जाएगी, ठीक है, इसकी कॉस्ट कहीं अगले पीरियड में जाएगी। तो ये कॉस्ट फालतू आ रही है और ये कॉस्ट यहाँ से निकल के जा रही है। तो वो कॉस्ट कितनी होगी जो अगले पीरियड की यहाँ से जाएगी, देखो 500 यूनिट की कितनी कॉस्ट होगी, जो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 500 की, वो होगी आपकी ये देखिए 42,240 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 24। भाई 500 यूनिट ही जा रही है ना, तो ये आपका हो गया 42,240 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 24, तो दिस कम्स टू 880। यानी कि 880 जो कॉस्ट है 500 यूनिट की फिक्स कॉस्ट, वो फिर अगले पीरियड में जाएगी, मई के बाद चली जाएगी। तो फिर इसको हम कैसे करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ बता देता हूँ आपको, दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। तो अब 880 और ये तो मुझे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। तो ये आपका था, देखिए ये रहा, तो ये आपका था अप्रैल, ये आपका था अप्रैल और ये था मई, है। तो यहाँ से 4,800 की कॉस्ट जो आ रही थी, 4,800 की कॉस्ट उसके यहाँ आ रही थी, ये 4,800 की कॉस्ट यहाँ फालतू आएगी, मतलब मार्जिनल के रेस्पेक्ट में। अच्छा, और यहाँ से कितनी निकल के उधर जाएगी, यहाँ से कितनी निकल के उधर जाएगी, 880, जो मैंने आपको बताई है। तो अब आप देखो, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए 4800 माइनस 880, 1920, ठीक है। तो 3920, ठीक है, 3920। तो यही फर्क होगा इन दोनों में। आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये फर्क आना चाहिए। तो निकालिए, देखिए 28,650 माइनस 24,730, तो इन दोनों का डिफरेंस यही होगा। इन दोनों में डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि फिक्स कंपोनेंट की कॉस्ट जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर नेक्स्ट पीरियड में चली जाती है क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ। तो यही फर्क होता है। देखो वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों एब्जॉर्ब कराते हैं, चाहे वो मार्जिनल है चाहे वो है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये ध्यान में रख लेंगे तो आप कॉस्टिंग में, आपको मास्टर वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि आपका एक बेसिक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट। आप बनने भी कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जा रहे हैं,
तो इंडस्ट्री को आप कुछ अच्छा दे पाएं तो बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि सर आप 2 सवाल करा के छोड़ देते हो, ऐसे तो साल भर लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, भाई मेरी भी अपनी समस्याएं हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके और कुछ सवाल करा देता हूँ आज मैं। अब डिसीजन मेकिंग का सवाल है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 33 है, जो कि रिलीवेंट कॉस्ट से रिलेटेड है। अभी तक हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, अब रिलीवेंट कॉस्ट को समझना पड़ेगा आपको क्या होता है। रिलीवेंट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए रिलीवेंट होती है। ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन के लेने या ना लेने पे उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो रिलेवेंट नहीं होती। मान लीजिए मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, उससे मेरी कोई कॉस्ट घटिया बढ़ रही है, तो वही कॉस्ट रिलेवेंट होगी। मान लीजिए मेरे पास ऐसी कॉस्ट है जो कि मैं कोई डिसीजन लेता हूं, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता उस कॉस्ट पे, तो वो रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। सिमिलरली रिलेवेंट रेवेन्यू भी वही होता है कि मेरे डिसीजन लेने से तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, रिलेवेंट कॉस्ट डिपेंड करती है डिसीजन की कॉस्ट है, ठीक है, डिसीजन की कॉस्ट है आपकी, ठीक है। अगर डिसीजन लेने पे उस कॉस्ट, मतलब मैं डिसीजन लेता हूं तो उस कॉस्ट पे कब इफेक्ट आता है तभी वो रिलेवेंट है, अदरवाइज वो इरिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो इतनी चीज अभी ध्यान में रख के चलिए। अब आगे मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ। ए मशीन विच वाज ओरिजिनली, वाज नहीं है, मैं तो गलत पढ़ गया। ए मशीन विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000 हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years and it is depreciated on the rate of this 1200 per year। कह रहा है ये जो है 12,000 रुपए की एक मशीन इन्होंने खरीदी थी जो 10 साल चलनी थी, और डेप्रिशिएट हो रही है 1200 रुपए पर साल के हिसाब से। इट हैज बीन अनयूज्ड फॉर सम टाइम, कह रहे कुछ दिन से इसका कोई काम में नहीं आ रही है मशीन हमारे। हाउएवर एज एक्सपेक्टेड द प्रोडक्शन ऑर्डर डिड नॉट मटेरियलाइज, कह रहे मशीन रखी हुई है, इसके लिए कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, काफी दिन से काम में आ नहीं रही मशीन, ये आइडियल है, काफी दिन से 10 साल के लिए खरीदी गई थी। अब क्या हुआ, एक स्पेशल ऑर्डर आया। ए स्पेशल ऑर्डर नाउ हैज बीन रिसीव्ड which will require the use of this machine for 2 months। कह रहे कि अब एक ऐसा ऑर्डर आ गया है जो इस मशीन को यूज करेंगे 2 महीने कर सकते हैं, उसमें 2 महीने यूज करना पड़ेगा इस मशीन को। द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 8,000। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर इसको बेचने जाए हम मशीन को तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए में बिक जाएगी। If it is used for the job, its value is expected to fall to rupees 7,500। कह रहा अगर इसको हमने जॉब में यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7,500 रुपए में बिकेगी। पहले अगर मैं आज मशीन को बेचने जाऊं इसको बाजार में तो ये कितने की बिकती है, ये मशीन बिकती है 8,000 रुपए की। लेकिन ये मशीन अगर मैं यूज करके बेचूंगा तो ये बिकेगी 7,500 की। द नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 8,400। कह रहा है कि किताबों में जो डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू आ रही है, ये डेप्रिशिएशन कर रहा होगा 1,200 रुपए के हिसाब से, तो 1,200 रुपए के हिसाब से इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो किताब में लिखी आ रही है यानी कि बुक में लिखी है अकाउंट की, वो है 8,400। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द मशीन करंटली कॉस्ट 40 रुपए पर मंथ, 40 रुपए पर मंथ है। विद यूज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर वुड इंक्रीज 60 रुपए पर मंथ। तो ये कह रहा है अगर हम इसमें काम में लाएंगे तो ये जो है 60 रुपए का मेंटेनेंस करना पड़ेगा पर मंथ, अभी जो कि 40 रुपए का चल रहा है। ठीक है सर, अच्छा what would be the relevant cost of using the machine for what would be relevant cost of using the machine for the order so that it can be charged at the minimum price order। कह रहा है कि relevant cost क्या है मशीन के लिए। अब एक बात बताओ मुझे, relevant cost डिसीजन की कॉस्ट होती है, मैंने आपको ये बताया, तो इसमें आपको कौन कौन सी कॉस्ट फर्क पड़ती है। डिसीजन लेना है, डिसीजन क्या है इसमें बताओ। डिसीजन ये है कि मैं ऑर्डर को ये एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। भाई ये एक स्पेशल ऑर्डर मिल गया मुझे, अब मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। अब अगर बताओ कि मशीन का
मैं ऑर्डर बनाता हूँ है या ना बनाऊं, तो ये क्या 12,000 कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा जो ये ओरिजिनली खरीदी गई थी? नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, ये इरिलीवेंट कॉस्ट है, ये इरिलीवेंट कॉस्ट है। भाई क्या फर्क पड़ेगा मैंने ऑर्डर बनाया या नहीं बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसकी 10 साल लाइफ एस्टिमेटेड थी, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, हालांकि कॉस्ट नहीं है पर मैं जस्ट बता दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा भाई, डेप्रिसिएशन को तो हम जो किताबों में चार्ज कर रहे हैं वो करते रहेंगे, चाहे हम ऑर्डर ऑर्डर लें या ना लें। अच्छा अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर इस मशीन को बेचने जाएं अभी बाजार में तो 8,000 रुपए की बिक जाएगी, लेकिन अगर ये आपने ऑर्डर जॉब बनाने में काम में ले आई तो इसकी वैल्यू 7500 रुपए हो जाएगी। तो बताओ ये रिलेवेंट है कि नहीं, बताओ मुझे। भाई ये तो रिलेवेंट है। अगर मैं ऑर्डर भाई चेंज हो रही है ना कॉस्ट, ये देखो फर्क पड़ रहा है ना भाई। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो 8,000 की बिकेगी, और बनाऊंगा तो फिर बाद में बनने के बाद वो 7500 रुपए की बिकेगी। अच्छा, तो ये दोनों कॉस्ट रिलेवेंट है। द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 8400 रुपए, 8,400 रुपए। ये रिलेवेंट है क्या भाई? ऑर्डर बनाने या ना बनाने से बुक वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये रिलेवेंट कॉस्ट है। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द मशीन करंटली कॉस्ट 40 रुपए मंथ, विद द यूज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिसीजन लेने पे आपकी कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो ये भी रिलेवेंट है। तो इसमें क्या कॉस्ट रिलेवेंट है? दो कॉस्ट रिलेवेंट है, बाकी सब इरिलेवेंट कॉस्ट है इसमें। पहली रिलेवेंट कॉस्ट क्या है कि आपकी जो फॉल इन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो 8,000 रुपए की बिक रही थी और बाद में बिकेगी 7500 रुपए की, तो ये फर्क है, ये आपकी रिलेवेंट कॉस्ट है। ऑर्डर ऑर्डर को करने से ये कॉस्ट चेंज हो रही है, तो ये रिलेवेंट कॉस्ट है। सिमिलरली आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर कुछ नहीं करते 40 रुपए लगेगी, अगर ऑर्डर बनाते हो तो 60 रुपए लगेगी, तो ये रिलेवेंट कॉस्ट है। तो ये दो ही रिलेवेंट कॉस्ट है इसमें, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने क्या कहा है, अच्छा, what would be the relevant cost of using the machine for the order so that it can be charged at the minimum price for the order। भाई ये जो है आपकी रिलेवेंट कॉस्ट ऑर्डर को जो करने के लिए ये रिलेवेंट कॉस्ट है। फॉल इन द सेल वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, फॉल इन द सेल वैल्यू, भाई अगर यूज करेंगे तो 7500 रुपए की बिकेगी, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो 8,000 की बिकेगी, तो 500 रुपए तो ये डेप्रिशिएट हो जाएगी हमारी वैल्यू, मतलब ये हमें कम हो जाएगी। और मेंटेनेंस अगर करेंगे मतलब अगर हमने ऑर्डर बनाया तो मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ेगा, 60 रुपए लगेंगे, अभी 40 रुपए लगते थे, और ये 2 महीने की है, तो ये आपके 40 रुपए हो गए, तो 540 रुपए रिलेवेंट कॉस्ट है फॉर यूज ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन को अगर आप यूज करते हो तो इस ऑर्डर को करने के लिए आपका कितना कॉस्ट है, ये 540 रुपए का आपका फर्क पड़ रहा है कॉस्ट पे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक बात ये हो गई। ओके, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। एक्स लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय ए कस्टमर who would like a special job to be done for him and willing to pay 22,000 for it। तो एक तो आपने ऊपर वो मशीन के यूज की कॉस्ट निकाल ली थी, रिलेवेंट कॉस्ट। अब एक ये अलग सवाल है जो कि उस डाटा को भी यूज करेगा। एक्स लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय कस्टमर हु वुड लाइक ए स्पेशल जॉब टू बी डन फॉर हिम एंड विलिंग टू पे रुपीज 22,000 फॉर इट। द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल। ठीक है, ओके, ये आपका मटेरियल आपका यूज ये होगा इसमें। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे? ए बी सी डी 4 मटेरियल यूज होंगे इसके ऑर्डर में। इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? 1000 चाहिए, इसकी भी 1000 चाहिए, इसकी भी 1000 चाहिए, इसकी 200 चाहिए। ये स्टॉक में है नहीं हमारे पास, ना इसकी कोई बुक वैल्यू पता है। जब स्टॉक में ही नहीं है तो ये खरीदना पड़ता है, मतलब खरीदोगे तो 6 रुपए का मिलेगा। जो ये बी है मटेरियल, ये इसको भी 1000 यूनिट चाहिए। ये हमारे पास 600 यूनिट इसके पड़े हुए हैं स्टॉक में। इसकी किताबों में वैल्यू लिखी है 2 रुपए, इसकी रिलायजेबल वैल्यू है 2.5 रुपए। अगर इसको बेचने जाएंगे तो 2.5 वैल्यू है, अगर हम खरीदने जाएंगे तो 5 रुपए इसकी वैल्यू है, मतलब 5 रुपए में मिलेगा। सी जो आपका मटेरियल है उसकी वैल्यू है 1000 रुपीज। स्टॉक में है
700 यूनिट्स अवेलेबल इन द स्टॉक। इसकी बुक वैल्यू है 3 रुपए पर यूनिट। ये रिलायजेबल वैल्यू है, मतलब अगर इसको बेचेंगे तो ये बिकेगा 2.5 रुपए में, और अगर खरीदने जाएंगे एडिशनल यूनिट तो मिलेगी 4 रुपए में। जो आपका डी मटेरियल है, डी मटेरियल, उसकी कॉस्ट, उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 200। स्टॉक में भी ये 200 यूनिट पड़ी हुई है। इसकी किताबों में वैल्यू 4 रुपए है पर यूनिट की। रिलायजेबल वैल्यू 6 रुपीज है एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 9। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब आप बाजार से खरीदोगे। अच्छा, मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली बाई एक्स। भाई मटेरियल बी जो है वो रेगुलरली यूज करता है एक्स। एक्स लिमिटेड हमेशा अपने काम में बी को यूज करता रहता है। ठीक है, मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक एज द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एक्सेस परचेज। कोई पुराने परचेज हमने किया था, उसका जो है पड़ा हुआ है माल, यूनिट सी और डी का। ठीक है, दे हैव ए रिस्ट्रिक्टेड यूज, उनका कोई खास यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। नो अदर यूज कुड बी फाउंड फॉर द मटेरियल सी बट द डी कुड बी यूज फॉर अनदर जॉब फॉर 300 यूनिट ऑफ मटेरियल विच करंटली कॉस्ट 5 रुपीज। ठीक है, फॉर विच द कंपनी हैज नो यूनिट इन स्टॉक एट द मोमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि सी और डी जो है आपके, मटेरियल बी तो आप रेगुलर यूज करते हो, ठीक है, और मटेरियल बी तो आपके पास है ही नहीं है। मटेरियल सी और डी जो है उनके रिस्ट्रिक्टेड यूज होते हैं, वो पुराने ऑर्डर का पड़ा हुआ है। कह रहा है इसका कोई और तो यूज है नहीं सी का, लेकिन जो डी मटेरियल है वो एक दूसरे जॉब में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, उसकी 300 यूनिट्स, जिसके लिए जो दूसरी यूनिट जिसकी जगह आप सी को सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो 5 रुपए का मिलेगा। अगर आप बाहर से खरीदने जाओगे, भाई सी की जगह जो आप मटेरियल यूज करोगे ना, जो सी, देखो इसमें क्या है, नॉट सी, बेसिकली इसमें सी का तो कोई यूज है ही नहीं है आपके पास, बी आप रेगुलर यूज करते हो। जो ये डी मटेरियल है ये किसी और काम में लाया जा सकता है, जिसकी 300 यूनिट की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। भाई अगर 200 यूनिट जो आपकी है ना, ये 200 यूनिट सी की जो है, डी की जो है, ये किसी और काम में लाई जा सकती हैं, किसी और जॉब के लिए। अगर आप ये डी को यूज ना करो तो ये 5 रुपए पर यूनिट आपकी कॉस्ट आएगी उसको 300 यूनिट को खरीदने की। ऑफ विच द कंपनी हैज नो स्टॉक इन द एट द मोमेंट। जो अदर मटेरियल है जिसकी जगह आप डी यूज कर सकते हो वो स्टॉक में है नहीं है। What are the relevant cost of the material in deciding whether or not to accept the contract? Assume that all other expenses of this contract to be specifically incurred beside the relevant cost of material is 550। ठीक है, कह रहे बाकी 550 रिलेवेंट कॉस्ट मटेरियल की है, इसके साथ साथ ठीक है ये कुछ और रिलेवेंट कॉस्ट है मटेरियल की, और इसकी भी कॉस्ट आपको निकालनी है। ठीक है, चलो तो आप बताओ आप इसमें क्या रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब है जो डिसीजन लेने से फर्क पड़ता है। डिसीजन क्या लेना है कि मैं बनाऊं जॉब को कि ना बनाऊं। अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास क्या है, मुझे ए खरीदना पड़ेगा मार्केट से, और तो कोई तरीका है नहीं। तो ए की कॉस्ट कितनी होगी, 6 रुपए पर यूनिट। ए की कॉस्ट कितनी होगी, 6 रुपए पर यूनिट। तो 6 इंटू 1000 तो कितनी होगी, 6000। तो इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, मतलब मेरे पास है ही नहीं है। तो मैं अगर ऑर्डर को बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट होगी, 6000 रुपए हमें लगेंगे, 6 रुपए की मिलेगी। अच्छा, बी का क्या है, बी हम रेगुलर यूज करते हैं। भाई बी हम रेगुलर यूज करते हैं, तो अगर हम बी अपनी यूज कर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस काम के लिए खरीदने पड़ेंगे। भाई हम इसको तो रेगुलर यूज करते रहते हैं ना बी को, तो अगर हम अपने अपने खरीदी 2 रुपए वाली यूज कर लेंगे तो हमें और नई 6 रुपए वाली 5 रुपए वाली खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें भी ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये रेगुलरली यूज हो रही है, तो इसमें हमारी जो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 इंटू 1000, मतलब 5000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि चूंकि आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आप इसको इस कॉस्ट पे नहीं ले जाए। भाई ये कहीं यूज हो रही है, अगर आपने इसको अगर यहाँ यूज कर लिया इस वाले ऑर्डर में जो आपको ये मिला हुआ है, जो कस्टमर कह रहा है, तो आपको ये खरीदनी पड़ेगी ना।
तो ये रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई, 5 रुपए हो गई। अब आप कह रहे हो सी का हमारे पास कोई यूज है नहीं, ठीक है, सी का कोई यूज है नहीं आपके पास। तो सी का अगर आपके पास यूज नहीं है, तो सी का यूज जब है ही नहीं, तो आप इसको किस कॉस्ट पे ला सकते हो? आप क्या करोगे भाई, अगर इसको आप अगर मान लीजिए यूज होती नहीं, तो आप अगर इस ऑर्डर को नहीं करोगे तो क्या कर सकते हो, इसको बेच सकते हो और तो कुछ कर नहीं पाओगे। किताब की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, कोई किताब में तुम कुछ भी लिखे रहो। आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर इसको इस ऑर्डर में यूज ना करो तो इसको बाजार में बेच दो जाके, तो 2.5 रुपए। तो इसके लिए 2.5 रुपए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, 2.5 इंटू 1000। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है डी का जो यूज है, डी कुड बी यूज अनदर 300 यूनिट के सब्स्टिट्यूट में यूज हो सकती है, जो कि 5 रुपए का मिलता है। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300, 5 इंटू 300, तो ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2500 रुपए और ये आपका हो गया 1500 रुपए। तो ये आपकी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएंगी। मतलब रिलेवेंट वो कॉस्ट होती हैं जो आपको डिसीजन लेने पे आएंगी। तो इस तरह से ये कॉस्ट आपकी आ जाएगी। देखते हैं नीचे इन्होंने कैसे किया है, साहब ने यही किया है, इन्होंने जो मैं आपको बताया इन्होंने यही किया है। तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और ये अदर एक्सपेंसेस जो इन्होंने यहाँ दिए हैं, ये 550 कहाँ से आ रहा है, 550 आ रहा है, ये आपकी जो अदर एक्सपेंसेस जो रिलेवेंट बिसाइड द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, ये आपके दूसरे एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं। तो 500 रुपए और जोड़ दो, तो इससे आपको कितना टोटल आपका कॉस्ट कितना हो गया, 1600 रुपए, 16,000 सॉरी, 16,000। तो अब आपको मिल कितने का ऑर्डर रहा है, कस्टमर कितना विलिंग है पे करने के लिए, 22,000। तो आपको कुछ फायदा हो रहा है, बिल्कुल 16,000 कॉस्ट है, 16,000 कॉस्ट है, और आपका जो ऑर्डर मिल रहा है वो 22,000 का मिल रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा इससे, आपका कितना होगा प्रॉफिट, ये 16,000 कॉस्ट है और 22,000 आपको मिल रहा है, तो 22,000 माइनस 16,000, तो कितना हो गया, ये 6,000 आपको फायदा होगा। तो एक्सेप्ट कर लो भैया ऑर्डर को, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो, रिवेन्यू आ रहा है ऑर्डर से। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिलेवेंट कॉस्ट का बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो अगला सवाल करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन भी वही रिपीट होके आ रहे हैं, तो अब मैं आपकी थोड़ी स्पीड भी बढ़ाऊंगा और सवाल भी ज्यादा लूंगा, जिससे लोगों की चिंता है कि भाई सब ये तो बहुत लंबी क्लासें हो जा रही हैं और हमारा जो है कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब हम सब्जेक्ट कवर नहीं पाएंगे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।